Hey everyone, welcome to all. So today I'm going to start a new chapter, that is chemical bonding. This chapter will help you to make your inorganic chemistry strong, as well as this chapter plays a very important role with respect to your competitive exams, because lots of questions directly asked from this chapter. So I would say that this chapter has high weightage. फिर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या. बेसिकली दिस चैप्टर इंक्लूड सो मेनी टॉपिक्स, सो आई जस्ट गिव अ ओवरव्यू दैट व्हाट वी विल स्टडी इन अपकमिंग वीडियोस. सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, देन फिर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स. उसके बाद हम और स्पेसिफिकली बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में. आयनिक बॉन्ड में हम टॉपिक्स पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन, उसके एप्लीकेशंस, फजान रूल, उसकी एप्लीकेशन, देन कोवलेंट बॉन्ड, लूज डॉट स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड में लूज डॉट स्ट्रक्चर, बीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, बीएसईपीआर थ्योरी, बैंड रूल, ड्रैगोस रूल, डाइपोल मूवमेंट, पी पाई बॉन्ड एंड रेजोनेंस, लास्टली एमओटी. और भी सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड रहेंगे, जैसे हाइपर कंजुगेशन, देन ऑक्सी एसिड्स वगैरह. तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको लेटर ऑन वीडियोस में, जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें डिस्कस करूंगी, बट फिलहाल हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. सो आज की वीडियो जो है वो मेनली होगी केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और लैटिस एनर्जी के बारे में. स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एटम्स को, आइंस को एक होल्ड करके रखती है केमिकल स्पीशीज में. अब बात ये आती है कि ये केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म ही क्यों होते हैं. एक्चुअली जो एटम्स होते हैं व्हेन दे आर इन फ्री स्टेट दे पोजेस हायर एनर्जी. एज वी नो कि जो भी चीज़ हायर एनर्जी में होती है दे आर अनस्टेबल. सो जस्ट टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स कंबाइंड एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स. अब ये तो थी बात कि केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म क्यों होते हैं. अब जैसे दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो अब उनके बीच के हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ पढ़ेंगे. होता यह है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करने की स्टेट में आते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तब उनको दो टाइप की फोर्सेस को फेस करना होता है, अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स. सो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का. ये जो एक्स एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, दो एटम की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, और जो बाय एक्सिस है वो पोटेंशियल एनर्जी को बता रही है. व्हेन दे आर इन फ्री स्टेट, मतलब एंड दे आर क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर एट सर्टेन डिस्टेंस, तो वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स दोनों फेस करेंगे. और धीरे धीरे जब एक दूसरे के पास आएंगे तब वो मेनली अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास आएंगे. रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी, लेकिन मेन जो उन दोनों एटम को एक दूसरे के पास ला रही होंगी वो होंगी अट्रैक्टिव फोर्स. विद डिक्रीजिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट मीन्स दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है. पहले इतना था, इतना फिर कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है. इसका मतलब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और पास किसकी वजह से आ रहे हैं? ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस. अब वो इतने पास आ गए हैं कि वो उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, राइट. सो एट दिस पॉइंट वेयर द अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स दे विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, उस समय पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. और उस समय पे जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी होगी, और या मैं कह सकती हूँ कि जब वो आइटम एक दूसरे के पास आएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो एनर्जी लिबरेट करेंगे. जो एनर्जी वो लिबरेट करेंगे दैट विल कंसिडर एज इट्स बॉन्ड एनर्जी. और उस समय पे जो इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, उसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ. सो दिस इज बॉन्ड एनर्जी एंड दिस इज बॉन्ड लेंथ. दिस, अगर इससे ज़्यादा कोई एटम जो है वो एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, देन दे विल फील रिपल्सिव फोर्सेस. दैट मीन्स एट दैट टाइम रिपल्सिव फोर्सेस विल बी ग्रेटर दैन अट्रैक्टिव फोर्सेस. और फिर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज इट इज़ इन नेगेटिव reason of y-axis. That means negative sign indicates that they are coming close to each other and they are feeling attractive force. But when this potential energy become positive, that means repulsive forces are actually play at that time. Now the conditions for bond formation. एज वी नो कि हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, तो उससे हमें पता लगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स को रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना होता है. दे शुड इक्वल टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. और उस समय पे बॉन्ड लेंथ होती है बॉन्ड एनर्जी, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. दैट बॉन्ड लेंथ इज द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, वेयर एज द बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन. और ये कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसके बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड पढ़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एनर्जी we have two types of bonds, strong bonds and weak bond. strong bond क्या होते हैं? जब वो एनर्जी लिबरेट जो होती है, इससे पहले हम वीक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उस समय पे जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो 0 to 40 किलो जूल पर मोल के इक्वल हो, तो हम उस बॉन्ड को कंसिडर करेंगे वीक बॉन्ड में. लेकिन अगर एनर्जी की लिबरेशन 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा. अब देखिए मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाया है कि अगर 0 to 42 होगा, 0 to 42 एनर्जी लिबरेशन की रेंज होगी, देन इट विल कम इन वीक बॉन्ड कैटेगरी. इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 42 देन इट विल कम अंडर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी. अब वीक बॉन्ड को भी दो आगे कैटेगराइज कर दिया है, दो पार्ट्स में. 0 to 8
if the value of the bond energy is 0 in between 0 to 8, then it will consider under van der Waals forces, and if the value is in between 8 to 42, then it will consider under hydrogen bond. अब as I have discussed that if the values exceed 42 kilojoule per mole, then it will come under strong bond. So strong bond में हमारे पास आ जाते हैं जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और जैसे इसमें वीक बॉन्ड में वंडर वाल फोर्सेस में आ जाते हैं डीपी यानी कि डाइपोल मूवमेंट्स में जो डाइपोल्स में जो बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है, दैट कम अंडर डीपी आईडीपी डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, देन आईडीपी. सो इनका एक दूसरा नाम भी होता है जैसे कीसीम फोर्सेस, डिवाई फोर्सेस, लंडन फोर्सेस. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो टाइप के आते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर. और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मैंने आपको बता ही दिया कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक. आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी रहता है. इसके साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयन डीपी और आयन आईडीपी जो है वो वंडर वाल फोर्सेस में नहीं कंसीडर करे जाते. इसका क्या रीज़न है वो भी आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा. फिलहाल आपको ये फ्लो चार्ट अपने दिमाग में रखना है. अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक यानी कि आयनिक बॉन्ड के बारे में. अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि दो एटम्स के बीच में बनता है, जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करता है. मतलब एक अपने इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन को देगा दैट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंसी, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी एज आई हैव डिस्कस दैट कि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट नाम भी होता है. सो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड. राइट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल NaCl में इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. एंड MgF2 में वो 2 होती है. अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या रहती हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होनी चाहिए. मतलब जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए. आयनाइजेशन एनर्जी एसोसिएट होती है उस एटम से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है. अगर हमें किसी एटम के बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. जितनी कम वो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उतना ही हमारे लिए ईजी रहेगा उस एटम में से उस बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना. तो यहाँ पे बात हुई है कि आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी हाई होनी चाहिए. मतलब जो एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक्सेप्टर एटम, उसकी जो उसको गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए वो काफ़ी हाई होनी चाहिए. देने वाला अच्छा डोनर होना चाहिए और लेने वाला अच्छा एक्सेप्टर होना चाहिए. सो दीज आर दी बेसिक कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड. और उसके बाद अब देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, तो उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. अब जब वो बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उस समय पे जो एनर्जी लिबरेट हुई, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, दैट शुड बी वेरी वेरी हाई बिकॉज आयनिक बॉन्ड कम अंडर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी. सो फॉर दैट इट्स बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई. और उस बॉन्ड एनर्जी को जो आयनिक बॉन्ड के बीच में बनती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. तो दैट शुड बी वेरी वेरी हाई. सो मूविंग ऑन आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी आप इस तरीके से समझिए जैसे कोई आयनिक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ लैटिस एनर्जी. पीछे मैंने आपको समझाया कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उसमें एनर्जी लिबरेट होगी जिसे हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे. जितनी एनर्जी लिबरेट होगी उस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, दैट विल कंसिडर एज लैटिस एनर्जी. और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू आइसोलेटेड गैसेस एटम. आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब होता है कि वो जब हम दोनों को सेपरेट करेंगे फिर दो एटम इतने दूर चले जाएं कि वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएं. तो मतलब सेम ही बात है कि जितनी एनर्जी लिबरेट हुई होगी उतनी तो देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए. एंड और क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ये मैंने को बता दिया. एंड लैटिस एनर्जी शुड बी हाई. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव फॉर द सेपरेशन एंड नेगेटिव फॉर द फॉर्मेशन. नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि अच्छी खासी अट्रैक्शन है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट जस्ट अट्रैक्शन एंड फॉर्मेशन. वेयर द पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट कि हमें उनको सेपरेट करना है, तो हमें उसको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज़ पॉजिटिव. इट विल कंसिडर एज पॉजिटिव. सो डोंट कन्फ्यूज विद दिस साइंस कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है. इट इज़ जस्ट इंडिकेट अबाउट द फॉर्मेशन एंड सेपरेशन. एंड चाहे वो फॉर्मेशन और सेपरेशन हो, उन दोनों के मैग्नीट्यूड जो रहेगा एनर्जी का वो सेम रहेगा. So factor affecting lattice energy. Lattice energy is directly proportional to Q1, Q2 by R, where Q1 and Q2 basically चार्ज ऑन एटम है. जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, डेट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा. और आर बेसिकली द डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम्स. सो ये लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इससे आप कंफ्यूज नहीं करना है. आपको मैं सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे वो ट्रिक बताऊंगी. यहाँ पे देखिए,
अब इसमें केटाइन और एनाइन इन्वॉल्व होंगे लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करने के लिए। अब देखिए जो केटाइन होता है ना, उसका अगर हम पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड देखें तो टॉप टू बॉटम जो होती है वो साइज इंक्रीज ही रहता है। अब आप अगर फंसोगे तो आप एनाइन के केस में फंसोगे, ऑल दो केटाइन की जो वो होती है ट्रेंड होता है वो सेम ही रहता है, टॉप टू बॉटम दैट विल इंक्रीज। बट वट अबाउट द साइज ऑफ एनाइन? साइज ऑफ एनाइन को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करो, स्मॉल एनाइन और लार्ज एनाइन। मतलब आपने एनाइन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्मॉल एनाइन और लार्ज एनाइन। स्मॉल एनाइन में जो वो एनाइन आते हैं जो बोलने में ही हमें छोटे लगते हैं, जैसे HOH नेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये छोटे छोटे बोलने में ही हमें थोड़े से बोलने में ही खत्म हो जा रहे हैं, इनको हम कंसीडर करेंगे ग्रीप की कैटेगरी में। और लार्ज एनाइन मतलब जिसे बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, SO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, सो दिस इट विल कम अंडर लार्ज एनाइन कैटेगरी। मतलब और पॉलीएटॉमिक हो, बहुत से एटम से मिलकर बने हो। फंसोगे कहाँ? हैलोजन के केस में शुरू वाले जो हैलोजन होंगे जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन वो स्मॉल एनाइन की कैटेगरी में आएंगे, ब्रोमीन और आयोडीन लार्ज एनाइन की कैटेगरी में आएंगे। छोटे एनाइन को हम ग्रीप बोलेंगे, बड़े एनाइन को हम अमीर बोलेंगे। ऐसा आप डिस्कस की बेसिक ट्रेंड केटाइन का सेम रहेगा, आप फंसोगे एनाइन में। केटाइन हमेशा टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही करेंगे।